हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान असली अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला लेके चल रहे हैं। जो ज्योग्राफी में है, जो हम लोग प्रत्येक चैप्टर का एक प्रश्न बना के प्रश्नों को श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। साथ ही जो संभावित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अगले एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम देख रहे हैं। और इसी प्रश्न के माध्यम से हम पूरे के पूरे जो चैप्टर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग एक-एक प्रश्न को ध्यान से देखिए। जो प्रश्न आपके नोट्स में है तो ठीक है, जो प्रश्न आपके नोट्स नहीं फँस रहा है, जो आपको नहीं आ पा रहा है, वो आप उन सब प्रश्नों को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें, ताकि आपका जो कंटेंट है वो रिच हो जाए, ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में छूटने ना पाए। तो आज इसी प्रश्नों की श्रृंखला में, इसी चैप्टर की श्रृंखला में आज हम लोग लेके चल रहे हैं भूकंप। भूकंप से संबंधित जो प्रश्न हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? चलिए एक बार देख लेते हैं पूरा हम लोग चैप्टर को। चलिए पहला प्रश्न इसमें देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? तो मैं आपको अगर बताऊं तो जो अच्छा एक काम आप भी कीजिए कि आप एक कॉपी लीजिए, ठीक है? ब्लैंक पेपर लीजिए और आप एक प्रश्नोत्तर नंबर डाल करके आप स्वयं एक बार प्रश्नों को वीडियो को पॉज़ करके आप स्वयं एक बार प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। शायद आपसे भी सॉल्व हो, ठीक है? आप देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है? चलिए मैं आपको थोड़ा बता दूँ प्रत्यास्थ पुनर्चलन होता क्या है? मैंने आपको बताया था प्लेट, ये तो मान लो पूरी अगर जुड़ी रहती हैं, ठीक है? जुड़ी रहती हैं तो एफ.एस. रीड महोदय थे। एफ.एस. रीड महोदय थे, ये यूएसए के थे। इन्होंने बताया था कि जो प्लेट होते हैं बिल्कुल रबड़ की भांति लचीले होते हैं, ठीक है? तो प्लेट जो होते हैं बिल्कुल रबड़ की भांति लचीले होते हैं, उसमें तनाव भी होता है, ठीक है? तो जब ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत अपसरित अवस्था में जब एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं प्लेटें, तो यहाँ पर खिंचाव बनता है। और यहाँ पर जब जैसे मान लो आपने रबर बैंड को खींचा, इस रबर बैंड को आपने खींचा, तो अचानक ऐसा होता है जैसे मान लो आपने इधर खींचा रबर बैंड को और इधर खींचा, ठीक है? तो हो सकता है इस रबर बैंड में खिंचा हुआ है और यही रबर बैंड बीच में से टूट जाए। तो जहाँ से टूटेगा, ये टूटा हुआ हिस्सा जहाँ विखंडित हो जा रहा है, ठीक है? तो ये टूटेगा तो यहाँ पे भ्रंश बन जाएगा, घाटी बन जाएगी, ठीक है? यहाँ क्या बन जाएगा? घाटी बन जाएगी। मान लो ये एरिया घाटी बन गई। मान लो यहाँ पर घाटी बन गया, बाद में चल कर के भ्रंश घाटी बन गई। लेकिन बाद में होगा क्या? बाद में फिर कुछ ऐसी कंडीशन है, क्योंकि ये लचीला होता है, ये अपनी स्थिति को पुनः कायम करने का प्रयास करेगा, तो ये प्लेटें फिर घूम के अपने वापस उसी स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगी, पुनः उसी स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो फिर टकराएंगी और ये टकराने की वजह से यहाँ पर भूकंप मतलब ऊर्जा उत्पन्न होगा और इस ऊर्जा से कंपन होगा और उसी कंपन को हम लोग भूकंप नाम देते हैं। तो प्रत्यास्थ पुनर्चलन का सिद्धांत ये किससे संबंधित है? तो आप समझ रहे भूकंप से संबंधित है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है और दिया किसने? एफ.एस. रीड महोदय ने दिया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये आप लोग अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया, अभी दिख भी रहा है एफ.एस. रीड महोदय ने दिया था। इस तरह से इसका उत्तर भी सही होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 3 कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना प्राप्त करनी है तो उसके लिए भूकंपीय तरंगों का सहारा लिया जाता है, ठीक है? वो अभिनव सिद्धांत के आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे ज्यादा और सबसे सटीक ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो भूकंपी जो अभिनव तरंग है, वो अभिनव सिद्धांत है, वो भूकंपी तरंगों को ही आधार बनाता है। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या से होगा? भूकंप विज्ञान के तहत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे बेहतरीन स्रोत या जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 4 कह रहा है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को, अच्छा एक बार आप लोग मैं जरा स्पष्ट कर देता हूँ इस चीज को कि मान लीजिए है ना? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। मान लो सबसे पहले भूकंप यहाँ उठा, अगर इस स्थान पे उठा तो इसको हम फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस। भूकंप मूल कहेंगे, केंद्र कहेंगे, ठीक है? भूकंप मूल या केंद्र कहेंगे। और इसी के लंबवत एकदम ऊपर, इसी की बिल्कुल लंबवत, बिल्कुल ऊपर जहां पर ये धरातल इसकी ठीक लंबवत इसका
इसका ठीक लंबवत भूपृष्ठीय जो भाग है, भूपृष्ठीय जो स्थान है, वो अधिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। और इस अधिकेंद्र को हम ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं। समझ में आया? ईपी सेंटर कहते हैं। और मान लीजिए कि पृथ्वी पर जिन स्थानों पर सबसे पहले भूकंप आता है, मतलब जिन स्थानों पर समान अगर क्षति हो, एक मिनट, जिन स्थानों पर सबसे पहले भूकंप मतलब जहां जहां पर भूकंप समान रूप में प्राप्त हो, मान लो ये पूरा पृथ्वी है, ये पूरा पृथ्वी है, मान लो जो यहाँ पर और यहाँ पर साथ में भूकंप आया, तो इनको मिलाने वाली रेखा को हम सह भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? सह भूकंप। सह भूकंप का मतलब क्या? जहां पर साथ में भूकंप आए उसको हम सह भूकंप कहते हैं। और मान लीजिए एक ये पृथ्वी की ये रेखा है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, और इस बिंदु पर समान रूप से पृथ्वी की जो क्षति हुई है, जो क्षति हुआ है भूकंप के माध्यम से, वो समान रूप से क्षति हुई है, तो इसको हम सम भूकंप कहेंगे। तो याद रखना, एक शब्द है सह भूकंप और एक है सम भूकंप। इसको आप ध्यान रखिएगा। सम भूकंप का मतलब उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा सम भूकंप रेखा कहलाती है। देखो, सम भूकंप रेखा और सह भूकंप रेखा। सह भूकंप रेखा उन स्थानों को कहती है जहां पर साथ में भूकंप आए, और सम भूकंप सम भूकंप रेखा उन रेखाओं को कहते हैं जहां पर एक समान क्षति भूकंप से हुई हो, उसको हम सम भूकंप रेखा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हीं प्रश्नों के आधार इसी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं प्रश्नों में अप्लाई करके। तो प्रश्न कह रहा है कि भूगर्भ में जिन स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया कि उसको भूकंप मूल कहा जाता है, भूकंप केंद्र कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप मूल या फोकस वह स्थान होता है। अब यही ठीक, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां, अब इसमें क्या ऑप्शन देखिए कौन सा सही इसमें बैठा है? जहां मतलब धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान हो, बिल्कुल गलत है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही है। तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम भूकंप मूल कहते हैं या फोकस कहते हैं। इस तरह से हमारा सही होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप पढ़ के निकल जाइए इतना। छठा प्रश्न कह रहा है कि अधिकेंद्र जो ईपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है, ईपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। मतलब ईपी सेंटर क्या है? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि उस फोकस के ठीक ऊपर भूपृष्ठ जो धरातल होता है उसको कहते हैं। जरा पढ़ लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, पृथ्वी के अंदर भूकंप नहीं, ये नहीं, ये गलत होगा। पृथ्वी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु, बिल्कुल सही। तो वह स्थान, ठीक है, जैसे भूकंप, ये मैंने बताया था आपको, यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ, ठीक है, और इसी के ठीक ऊपर वाला जो धरातल ये हिस्सा है इसको हम अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन बी राइट होगा, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु। ठीक है, इस तरह से छठे प्रश्न का उत्तर बी सही होगा। सातवां देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये जस्ट भी मैंने बताया था, इसको हम क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं, उत्केंद्र कहते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। देखो, धरातलीय तरंग मैंने आपको बताया है कि तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्शियरी होता है, जिसको हम एल वेव भी कहते हैं। ठीक है, एल वेव भी कहते हैं या धरातलीय तरंग भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक माध्यम से गुजरता है, ये ओनली ठोस से गुजरता है। ठीक है, और ये भी प्रत्येक माध्यम से लगभग गुजरता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह आठवां प्रश्न देखिए, भूकंप के धरातलीय तरंगे कहलाते क्या? गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे। तो प्राथमिक और गौण तरंगे, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? तो धरातलीय तरंग कौन सा है? एल तरंगे। ठीक है, इसी को हम धरातलीय तरंग कहते हैं, तृतीय तरंगे को। तो आप किसको टिक लगाएंगे? बी। ऑप्शन क्या सही होगा? बी। बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, एल तरंगे जो होंगी वो सही होंगी। एल तरंगों को धरातलीय तरंगे, एल तरंग को टर्शियरी तरंगे, तृतीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, नौ प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो मैं आपको बताऊं, जो पृथ्वी पर जो आता है भूकंप, जो तरंगे हैं ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, तो सबसे जो आप देख रहे हैं ये प्राथमिक तरंग का है। ठीक है, ये सेकेंडरी तरंग का है और ये टर्शियरी तरंग का है। तो आप देखेंगे वेवलेंथ, यहाँ पर वेवलेंथ जो है कम है, यहाँ पर मीडियम हो गया और यहाँ पर जाते हुए ज्यादा हो गया। तो जहां पर ज्यादा ये वेवलेंथ होगा वहां पर नुकसान ज्यादा होता है। तो ये एरिया इतना
यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और ये किस तरंग के अधीन आता है? तरशीली तरंग के। इसको हम धरातली दीर्घपृष्ठीय तरंग भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन क्या से होगा आपका? ऑप्शन सी, दीर्घपृष्ठीय तरंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर क्या से होगा? दीर्घपृष्ठीय तरंगे। अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो अब पहला ऑप्शन है कि भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप कहते हैं। बिल्कुल सही, मैंने भी जस्ट पहले बताया, समभूकंप रेखा। अगला है समभूकंप रेखा। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, ये गलत है। ठीक है, ये मतलब सही होगा, मतलब कौन सा करेक्ट कथन सही नहीं है? तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है। अगला, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं उनको सहभूकंप कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है भूकंपी तरंगों को अंकित करने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी क्यों नहीं सही है? क्योंकि मान लो भूकंप यहाँ आया, एक भूकंप यहाँ आया, एक भूकंप यहाँ आया, ठीक है, तो मान लो बीच में ना आया हो, तो ये भूकंप ऐसे करके फिर ऐसे चला जाएगा। भूकंप की जब रेखा मिलाई जाएगी तो ऐसे करके ऐसे, फिर मान लो कि यहाँ आया हो, फिर यहाँ करके ऐसे चला जाएगा। तो नियमित मतलब सीधा नहीं है, और या फिर एकदम क्रम सीधा नहीं है, टूट टूट के है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस ये नियमित नहीं होती, अनियमित रेखाएं होती हैं। ठीक है, अनियमित रेखा होता है, इस तरह से ऑप्शन बी गलत होगा, और ये सही ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए, 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन, रिक्टर स्केल जो होता है भूकंप की तीव्रता मापता है, बिल्कुल सही है। रिक्टर स्केल का लॉगरिथमिक स्केल होता है, ये भी सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापते हैं, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन सही क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया, समुद्र सिर्फ थल पर नहीं आता है बल्कि जल में भी आता है, और उस जल में इसका नाम हम सुनामी नाम देते हैं। तो सुनामी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला 13वां प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो जस्ट मैंने बताया, भूकंप जब उसकी प्लेटें खिसकेंगी, जैसे प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, ये प्लेट, ये प्लेट है, और ये प्लेट है, मान लो ये इतना, मान लो आपका थल पे है, लेकिन ये मान लो आपका जल पे है। ठीक है, ये जल पे है, तो यहाँ जो भूकंप आएगा, यहाँ, अब ये मान लो प्लेट इसके ऊपर, ये इसके नीचे गया, इसके नीचे गया, तो यहाँ जो उत्थान होगा, तो इससे जब यहाँ पर उत्थान होगा तो ये जल का उत्थान होगा, इसी जल के उत्थान को हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो आपका वो किस भूकंप की वजह से सुनामी आता है, मुख्य कारण उसका वही है। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि विश्व के सर्वाधिक 14 प्रश्न कह रहा है कि विश्व के सर्वाधिक 63% भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो मैंने आपको बताया है, परिप्रशांत पेटी में, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। ठीक है, आपका ऑप्शन सही क्या सही होगा? ए। 15वां प्रश्न है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है, इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सुनामी के नाम से। सुनामी की भाषा का शब्द है, तो मैंने आपको बताया था, जापानी। ठीक है, अगला 17वां प्रश्न है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा जापान। ठीक है, जापानी शब्द है, जापान में सुनामी कहते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। 18वां प्रश्न देखते हैं, तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली अ, तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो मैंने मैंने आपको बताया था, अच्छे से आप जरा ध्यान करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों रेखाएं होती है, प्राइमरी तीनों माध्यम से गुजरता है, और जो सेकेंडरी होता है सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरता है, तरल माध्यम से नहीं गुजरता। तो टर्शियरी होती है वो भी तीनों माध्यम से गुजरता है। तो इसमें जो तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली रेखा, तो तरल पदार्थों से होकर कौन नहीं गुजरता? प्राइमरी गुजरता है, एल भी गुजरता है, तृतीय तरंग है, लेकिन सेकेंडरी जो है वो नहीं गुजरता। तो इस तरह से ऑप्शन क्या से होगा? सी। ठीक है, ऑप्शन क्या से होगा? सी, एस, सेकेंडरी वेव। 19वां प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग, रिक्टर स्केल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हो, भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पूछा भी एग्जाम में। 20वां प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? सब जानते हो, भूकंपी तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 20 तरह प्रश्न पूरे हुए। 21वां प्रश्न कह रहा है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? बिल्कुल आप सब जान रहे हो, भूकंप का। 22वां प्रश्न है कि समान भूकंपी तरंग तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलन रेखा को क्या कहते हैं? अभी इसके पहले मैंने बताया, इसको आप लोग कमेंट करोगे।
ये प्रश्न उत्तर नंबर 22 आप कमेंट करोगे कि इसको क्या कहते हैं। अगर 2 स्थान समान रूप से बर्बाद हैं भूकंप की वजह से, तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उस रेखा को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाए। तो साथ अगर अनुभव किया जाए, तो मैंने जस्ट इसके पहले बताया था सह भूकंप और सम भूकंप, 2 रेखाएं मैंने बताई थी। इसका उत्तर क्या सही होगा? सह भूकंप। अगला अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंपीय सॉरी सह भूकंप रेखा मतलब सह सम सॉरी सस्म सम भूकंप रेखा का आकार प्राय होता है। तो जस्ट पहले इसके मैंने बताया था कि सम भूकंप जो रेखा वो नियमित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? अनियमित होता है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? अनियमित। ठीक है। अगला है भूकंप का कारण। भूकंप का कारण मैंने आपको बताया था टेक्टोनिक। जब ये दो प्लेटें जब एक दूसरे से टकराएंगी, तो जब टकराएंगी तो भूकंप आएगा। ठीक है। तो ये जब टकराएंगे तो यहाँ पर भूकंप आएगा। तो ये प्लेटें हैं, तो इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। तो टेक्टोनिज्म है, इसकी वजह से भूकंप जो है एक दूसरे से टकराते हैं। अगला 26वां प्रश्न है कि अग्नि वलय सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां भूकंप का कितना परसेंट मतलब यहाँ पर भूकंप आता है? तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर 68%, 63 टू 68% यहाँ पर भूकंप आते हैं रिंग ऑफ फायर में। ठीक है, अग्नि वलय में। ठीक। 27वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं होती? तो धरातल पर आपका ज्वालामुखी होता है, अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, लेकिन जो ज्वालामुखी है ये सॉरी सुनामी है ये नहीं होता। ये सुनामी जल में होता है, न कि धरातल पर होता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? सुनामी। सुनामी इज द राइट ऑप्शन। अगला 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा इसमें आपको बताना है जो आपदा है, तो वो प्राकृतिक आपदा आपका भूकंप है। ठीक है। 29वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण है? तो आपको बताना, जैसे एशिया हमारा पूर्वी है, जिसे आपने देखा एशिया में आपने पूर्व की तरफ देखा तो चीन है, जापान है, फिलीपींस है और पूर्वी रूस है। इनमें क्या ऐसा है कि ये पूरी जो सीमांत रेखा है उन भूकंपों का क्या कारण है? तो हमारा जो एशियाई प्लेट है, एशियाई प्लेट जब पैसिफिक प्लेट का एशियाई प्लेट के नीचे जब पैसिफिक प्लेट आता है, प्रशांत वाला जब प्लेट आता है, क्योंकि आप जानते हो पैसिफिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। तो जब पैसिफिक मान लो ये एशियाई क्षेत्र है, एशियाई प्लेट है, और ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये जब इसके नीचे आएगा, ठीक है, और ये इसके ऊपर रहेगा ऐसे, तो यहाँ पर जैसे एक दूसरे को घर्षण करेगा, तो यहाँ पर कंपन होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर ज्वालामुखी सॉरी भूकंप आएगा, फिर अंदर जा करके, और यहाँ पर अंदर ज्वालामुखी आएगा। तो समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन का मुख्य जो कारण है, इसका मुख्य परिणाम जो है वो भूकंप होता है एशिया की पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में। तो इस तरह से आपका 29 प्रश्न कंप्लीट हुए। भूकंप से बनने वाले जो संभावित प्रश्न है इसमें वो भी है, और जो पूछा है वो भी है। एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, और आपके नोट्स में जो प्रश्न नहीं दिए हैं, जो प्रश्न नहीं इसका कवर किया होगा, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। ठीक है।